नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राजश्री सवाई। खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। 12 और 28 के जीएसटी के स्लैब को समाप्त कर दिया गया। कारपेट को भी इसका लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि सामान्यतः हैंडमेड कारपेट में 5% का जीएसटी था, लेकिन रॉ मटेरियल जो इसमें उपयोग होता है उसमें 12 से 18% जीएसटी देय होता था। अब उसमें भी जीएसटी की दर को 5% किया गया है। इसका लाभ सीधे सीधे कारपेट उद्योग से जुड़े हुए जो उद्यमी हैं, जो व्यापारी हैं, जो बुनकर हैं, उन सबको प्राप्त होगा। यूएस के टैरिफ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दुनिया के तमाम देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना प्रारंभ किया है। अभी हाल ही में यूएई और यूके के साथ एफटीए होने के बाद उन चुनौतियों से सामना करने में हमारे बुनकरों और एक्सपोर्टर्स को मदद मिलेगी। आज से 8-10 वर्ष पहले कोई ये सोचता भी नहीं था कि भदोई कालीन उद्योग में फॉरेन बायर्स आकर के यहाँ के बुनकरों के द्वारा बनाई गई कारपेट को खरीदने का काम करेंगे या उनको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन इंडिया एक्सपो मार्ट के बनने के बाद अब ये संभव हो पाया है। इस बार भी 88 देशों के 300 से अधिक बायर्स यहाँ आ रहे हैं। इस चतुर्थ संस्करण में, इंडिया कारपेट एक्सपो के चतुर्थ संस्करण में भागीदार बन रहे हैं। देश भर से आए हुए जो कारपेट उद्योग से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स इसमें भागीदार बन रहे हैं और निरंतर इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से भदोई कारपेट क्लस्टर को एक नई ऊंचाई प्राप्त होगी। यह भदोई को आगे बढ़ाने, यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने की भी सरकार की एक अभिनव योजना है। मैं भी पिछले दिनों ही इस जनपद के भ्रमण में आया था और उस समय यहाँ के लिए हम लोगों ने कहा था काशी नरेश कॉलेज को विश्वविद्यालय के रूप में आगे बढ़ाने के लिए हमारे सारे प्रस्ताव, हमने विभाग से इसके बारे में सारी जानकारी मांगी है और मैं मानता हूँ बहुत शीघ्र भदोई जनपद को अपना एक विश्वविद्यालय भी प्राप्त होगा, जो भदोई में उच्च शिक्षा के साथ साथ यहाँ पे रोजगार के सृजन के लिए और कारपेट क्लस्टर जैसे क्षेत्रों के लिए स्किल मैन पावर की आपूर्ति करने में भी वो सहायक हो पाएगा। मैं एक बार फिर से जो हमारे यहाँ पर इंडिया कारपेट एक्सपो का चतुर्थ संस्करण भदोई का यहाँ पे प्रारंभ हुआ है और भारत का जो 49वां संस्करण प्रारंभ हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ पर आने वाले सभी बुनकरों को, सभी व्यापारी और उद्यमियों को और जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं और अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो भदोही पहुंचे थे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। चले बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से आ रही ये खबर पुलिस प्रशासन के भीतर एक बड़े घोटाले और लूट की ओर इशारा करती है। यहाँ हुए 3 करोड़ रुपए के लूटकांड के मामले में अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इस बहुचर्चित लूटकांड के जो तार हैं वो इतने गहरे जुड़े हैं कि जांच के दायरे को बढ़ाते हुए प्रशासन ने सिवनी एसडीओपी कार्यालय को भी सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में जो राशि जब्त की गई थी उसमें से 1 करोड़ 45 लाख रुपए की रकम इनकम टैक्स विभाग ने अपने कब्जे में ली है। अब लूट की इस घटना में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता सामने आने के बाद
लगातार निलंबन की कार्रवाई हो रही है। एसडीओपी कार्यालय में तैनात आरक्षक राजेश जंघेला को भी तत्काल निलंबित कर दिया गया है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस हाई प्रोफाइल मामले में अब तक कुल 11 पुलिसकर्मी निलंबित हो गए हैं। ये आंकड़ा स्पष्ट करता है कि यह मामला केवल लूट का नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन के एक बड़े हिस्से की संलिप्तता का हो सकता है। दरमियानी रात में एक सीएसपी एसडीओपी सिवनी के द्वारा एक चेकिंग लगाई गई थी और चेकिंग के दौरान उन्होंने कुछ अवैध राशि जब्त की थी, अवैध धनराशि बड़ी मात्रा में राशि जब्त की थी, लगभग 1.5 करोड़ के लगभग की राशि थी और उसकी विधिवत कार्रवाई नहीं की गई और न ही वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। तो इस संबंध में उनके संदिग्ध आचरण को देखते हुए जो चेकिंग दल था उसके 9 कर्मचारियों अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और पुलिस लाइन सिवनी में अटैच किया गया। साथ ही जो नेतृत्वकर्ता नगर एसडीओपी सिवनी थे पूजा पांडे, उनके खिलाफ जांच प्रतिवेदन भेजा गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। फरियादी के द्वारा कोतवाली की शिकायत फरियादी के द्वारा जो शिकायत दर्ज की गई उसी से मामला संज्ञान में आया था। इसी कारण से इस पूरे प्रकरण में कर्मचारियों के संदिग्ध आचरण को देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। शिकायत में लगभग 3 करोड़ की राशि का उल्लेख है, जबकि जब्ती जो हुई थी वो 1 करोड़ 45 लाख की थी और वो 1 करोड़ 45 लाख जब्ती की विधिवत कार्रवाई नहीं की गई, इसी कारण कार्रवाई की गई। फिलहाल वर्तमान में कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। मामला किन मामलों में दर्ज किया गया था? मामला अभी जांच में है। जांचकर्ता अधिकारी जबलपुर पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा वहां के एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता आईपीएस को नियुक्त किया गया, वो जांच कर रहे हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र इस वक्त जुड़े हैं सिवनी से लाइव। जितेंद्र, ये पूरा मामला पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कैसे इसका खुलासा हुआ, और करोड़ों की ये लूट है तो छोटा मोटा मामला नहीं है, काफी बड़ा मामला है। कई पुलिसकर्मी 10 से 11 पुलिसकर्मी हैं जिन पर निलंबन की कार्रवाई भी हो गई है, तो कैसे इसका खुलासा हुआ और अभी और क्या कुछ इस पर हो सकता है इस पूरे मामले पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो है 8 और 9 तारीख की दरमियानी रात का है, जब कटनी से एक गाड़ी जिस पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए रखे हुए थे और ये पैसा जो है महाराष्ट्र के जालाना जा रहा था। जालाना एक ऐसी जगह है जहां पर सोने चांदी का बड़ा एक कारोबार है, गहने बनाए जाते हैं। पुलिस को इस बात की मुखबिर से सूचना मिल चुकी थी कि इस सड़क पर जो है लगभग 3 करोड़ रुपए की हवाला राशि जो है वो परिवहन की जा रही है। तो पुलिस के मुखबरों के आधार पर जो है पुलिस ने कार्रवाई शुरू की कि वाहन चेकिंग का अभियान चला है। सिवनी के नजदीक सिलादेही करके एक जगह है, 4 लाइन मार्ग जो जौलपुर और नागपुर को जोड़ता है और ये महाराष्ट्र के शराब का एरिया भी कहलाता है। यहाँ पर पुलिस ने जो है वाहन चेकिंग का अभियान लगाई और जैसे ही ये गाड़ी आती तो उसपे जो सोहन लाल परमार करके एक व्यक्ति था वो मौजूद रहता है, ड्राइवर मौजूद रहता है, अन्य 1-2 लोग और मौजूद रहते हैं। सभी को लेकर पुलिस सिवनी एसडीओपी कार्यालय आ जाती है और वहां पर जो है इनको डराया धमकाया जाता है और बाकी जो 3 करोड़ रुपए की राशि वो पुलिस जो है वो अंदर बांट कर लेती है। पुलिस को ये लगता है कि चूंकि हवाला की राशि है तो इस पे कोई क्लेम करेगा नहीं और ये पूरी राशि अंदर बांट हो जाएगी, क्योंकि जो हवाला की राशि 3 करोड़ का क्लेम करेगा उसको निश्चित हिसाब देना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से आया। तो हवाले की राशि में कोई क्लेम करता नहीं, पुलिस को इस बात का अंदेशा था। लेकिन बाद में जब ये शिकायत करता, एक दिन बाद जब पुलिस के आला अधिकारियों से इस बात की शिकायत करता है कि मैं तो अपना लीगली पैसा लेके जालाना जा रहा था और मुझे सिवनी पुलिस के द्वारा लूट लिया गया है, तो ये बात जो है पुलिस को अधिकारियों को बड़ा अचरज करती है और पुलिस ने इसमें तत्काल जो है जौलपुर आईजी प्रमोद वर्मा जो इसमें तत्कालिक कार्रवाई स्टैंड करते हैं और जौलपुर एडी। हाँ, लेकिन इसमें इनकम टैक्स की भूमिका क्या है वो आपसे मैं समझना चाहूंगी। इनकम टैक्स का भी इंटरफेरेंस इसमें देखने को मिल रहा है और एसडीओपी कार्यालय को सील कर दिया गया है, तो अब उनकी भूमिका किस तरह से यहाँ पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये पूरी जो लूट हुई थी उसपे जो बड़ा नाम था वो एसडीओपी पूजा पांडे का आ रहा था, जो सिवनी एसडीओपी रही है और इसके साथ ही बंडोल थाना प्रभारी थे भैरम, जो इनका नाम आ रहा था और लगभग 8 से 10 पुलिस वालों का नाम था जो इस पूरी लूट की कार्रवाई में सम्मिलित थे। तो सबसे पहले जब शिकायत करता है इनको पहचाना कि ये तो एसडीओपी कार्यालय से, तो शिकायत बड़े अधिकारी को एसडीओपी की गई, पुलिस कर्मियों की गई। तो वरिष्ठ अधिकारी जो जांच करने एसडीओपी कार्यालय और वहां पर तमाम पुलिस वालों को बुलाकर 1 करोड़ 45 लाख रुपए की जब्ती। वाकई बड़ा मामला है, पुलिसकर्मी जिनके पास जिम्मेदारी होती है लूट जैसे मामलों का खुलासा करे, लेकिन यहाँ पर तो उनकी संलिप्तता पाई जा रही है, तो ऐसे में ये बड़ा मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए जितेंद्र आपका।
इधर सूरजपुर में कोयला खदान बंद होने के खतरे के बीच बड़ी संख्या में मजदूर हड़ताल पर बैठ गए हैं। श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ के नेता कोयला खदान की रिन्यूअल की मांग कर रहे हैं। दरअसल साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड भटगांव के 1-2 भूमिगत कोयला खदान को बंद करने की तैयारी है। 40 साल पुरानी भूमिगत कोयला खदान को अब पर्यावरण के तहत मिलने वाली संचालन की सहमति नहीं मिली है। सीटीओ के अभाव में 31 अक्टूबर को भटगांव की कोयला खदान बंद हो जाएगी, जिससे 300 से ज्यादा ठेका मजदूरों का रोजगार खत्म हो जाएगा। वहीं 800 से ज्यादा नियमित कर्मियों को दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ेगा। साथ ही नगर पंचायत जरही और नगर पंचायत भटगांव के हजारों की संख्या में आबादी को विस्थापित होना पड़ेगा। कोयला खदान के बाहर मजदूरों की हड़ताल आप देख सकते हैं। क्रमिक भूख हड़ताल पर ये मजदूर बैठे हैं और सीटीओ के रिन्यूअल की मांग ये कर रहे हैं। 300 से ज्यादा ठेका मजदूर यहां पर बेरोजगार हो जाएंगे, तो इसलिए वो रिन्यूअल की मांग कर रहे हैं। तो रोजगार खत्म होने का डर है इन्हें, यही कारण है कि मजदूर अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर जो आबादी उन्हें परेशान भी होना पड़ेगा। एससीएल भटगांव का ये पूरा मामला है। 40 साल पुरानी भूमिगत कोयला खदान जो है वो बंद हो जाएगी, जिससे हजारों परिवारों पर असर पड़ेगा। अब सीटीओ के अभाव में 31 अक्टूबर को इसे बंद कर दिया जाएगा। तो क्रमिक भूख हड़ताल पर ये मजदूर बैठे हैं और सीटीओ के रिन्यूअल की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। 300 से ज्यादा ठेका मजदूर जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। नौशाद अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं सूरजपुर से इसी खबर पर। नौशाद, 31 तारीख को ये जो प्लांट है जो बंद होना है, पूरा मामला पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि 300 से ज्यादा ठेका मजदूर जो है वो कैसे बेरोजगार हो जाएंगे? प्लांट बंद होगा या खदान बंद होगी, तो ऐसे में तो बहुत सारे मजदूर हैं जो वहां पर काम कर रहे होंगे, तो किसके तहत इसे बंद किया जा रहा है? क्या असर इससे पड़ेगा? 40 साल पुरानी भूमिगत कोयला खदान है, तो ऐसे में क्या इस पर जो सीटीओ का काम होना था वो हुआ नहीं है क्या, रिन्यूअल का काम? जी, बताना चाहूंगा किस तरह से भटगांव का पूरा मामला है सरकार का। लेकिन वहाँ पे पर्यावरण से एक लेना रहता है, यूनिवर्सिटी लेना रहता है, वो यूनिवर्सिटी न मिलने के कारण इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। प्रबंधन का कहना है कि हम 31 तारीख से पहले इसका रिन्यूअल करा लेंगे, लेकिन वहाँ जो काम करने वाले ठेका मजदूर लोग हैं उनका कहना है कि 1 साल हो गया अभी तक इसमें तब नहीं हो पाया, तो ये 20 दिनों में कैसे हो जाएगा। वहीं बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी रिन्यूअल का ही मामला आया था, तो यहाँ की जो स्थानीय विधायक है जो महिला बाल विकास मंत्री हैं लक्ष्मी रजवाड़े, उनकी पहल को 1 साल का समय मिला था, लेकिन फिर 1 साल का समय खत्म होने को उसके बाद अभी तक वहाँ पे रिन्यूअल का काम नहीं हो पाया है। साफ तौर पे कहा जाता है पर्यावरण का जो नियम है उसके हिसाब से वहाँ पे उसके हिसाब से पेड़ लगाने होते, कई तरह के नियम कानून होते हैं, उसको अभी तक फॉलो नहीं किया है। इसी से इसका कहना है पर्यावरण का कहना कि जो हमारा नियम उसको पूरा कीजिए, उसके बाद ही हम कर पाएंगे। अगर ये नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मामला सामने आने को मिलेगा। जिस तरह से 300 लोग जो स्थानीय मजदूर होते हैं जो ठेका पर था, उनका नौकरी तो चला ही जाएगा, और जो वहाँ पे स्थानीय जो रेगुलर है 800 लोग, उनको यहाँ से दूसरी जगह भेजने का काम यहाँ पे एसीसीएल करेगी। उसके बाद जो यहाँ पे इस जरही और भटगांव के जो है वहाँ पे व्यापार पे भी इसका असर पड़ेगा, जिसके लेकर कल वहाँ के नगर पंचायत जो अध्यक्ष थी वो अभी समर्थन में पहुंची, तो उनका कहना है कि यहाँ पे रिन्यूअल होना चाहिए। जिस तरह से अगर इनको यहाँ से देखने वाली बात होगी क्या कुछ उसमें निकलकर सामने आता है, लेकिन वाकई कुल मिलाकर हम देखें तो 1000 मजदूर है जिन पर यह असर पड़ेगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोकल मजदूर है 300 और 800 और मजदूर है जो वहां पर काम करते हैं, तो ऐसे में ये चिंता का विषय है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ इस पर फैसला लिया जाता है इन मजदूरों को देखते हुए और इनके प्रदर्शन को, हड़ताल को देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद जानकारी के लिए। भोपाल शहर के तीनों कचरा कैफे की नई पहल, अब ग्रोसरी के साथ मिल रहा दीपावली की सजावट का सामान। जी हां, 10 नंबर बोट क्लब और बिट्टन मार्केट में कचरा कैफे है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और कचरे के बदले सामान ले रहे हैं। तो स्वच्छता समाधान केंद्र बनाया गया है और यहां पर आप देख सकते हैं कचरे के बदले उन्हें ये सामान मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं घर का कचरा लेकर। कचरा कैफे की नई पहल, शहर के तीनों कचरा कैफे की नई पहल है। अब ग्रोसरी के साथ दीपावली की सजावट का सामान भी मिल रहा है। 10 नंबर बोट क्लब और बिट्टन मार्केट में ये कचरा कैफे है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। अंजलि हमारे साथ जुड़ गई है भोपाल से संवाददाता। अंजलि, देखिए अच्छी पहल है, दिवाली के समय लोग अपने घर की साफ सफाई तो करते हैं, ऐसे में उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। ये कचरा कैफे में जाकर वो कचरा देकर सजावटी सामान अब ले सकते हैं। किनकी ये पहल है और क्या कुछ रिएक्शन है लोगों के इसे लेकर?
देखिए, राजधानी भोपाल में नगर निगम के द्वारा जो है 3 कचरा कैफे पिछले 3 महीने पहले खोले गए थे, तो उसी का अब जो रिस्पॉन्स है, इस वक्त हम मौजूद हैं 10 नंबर के कचरा कैफे में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जो है भारी संख्या में यहाँ आते हैं, कपड़े देते हैं, कार्टून्स देते हैं और अलग अलग चीज़ों का जो है वज़न के हिसाब से जो है यहाँ पर दिया जाता है। उस हिसाब से जो है पॉइंट्स कचरा कैफे ऐप पे है जो ऐड होते हैं, उसके बाद लोग उससे कुछ खा पी सकते हैं। लेकिन अब एक नई पहल देखने को मिली है जिसमें ये जो सामान रिसाइकल रीयूज होता है, ये आप देख सकते हैं, ये सामान लोगों ने यहाँ पर दिया है, वेस्ट मटेरियल्स है और वही वेस्ट मटेरियल से जो सामान बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दिवाली के लिए जो घर को सजाने के लिए जो चीज़ें होती हैं, ये वेस्ट मटेरियल से ही बनाई गई हैं। और अभी एक बहुत अच्छी पहल जो नगर निगम द्वारा की गई है अलग अलग कैफेज में, और ये वस्तुएं जो है मिलनी शुरू हो गई, जो कहीं ना कहीं लोगों को और भी ज़्यादा आकर्षित कर रही है। कई लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वेस्ट मटेरियल देने के लिए और बहुत अच्छा रिस्पांस जो है नगर निगम भोपाल को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जितने भी सामान आते हैं उनको कहीं ना कहीं रिसाइकिल किया जाता है और उन्हीं चीज़ों को रिसाइकिल करके, और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सजावटी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। इसके अलावा अगर देखें तो कचरा कैफे में लोग आते हैं तो जो पॉइंट्स उन्हें मिलते हैं जो ऐप में ऐड होते हैं, उससे वो खाने पीने का सामान भी ले सकते थे, लेकिन अब जो है खरीदारी का सामान भी ले सकते हैं। कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम उन लोगों से बात करेंगे। मैम, आज आप क्या डोनेट करने आए हो यहाँ पर? नहीं भैया, मेरे को नहीं बात। ठीक है, हम दूसरे लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सामान डोनेट करने के बाद अपनी पसंद का सामान जो है अपने पॉइंट से जो ऐड किया है। मैम, आप क्या डोनेट करने आए हैं? यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत खाने पीने का सामान भी आप देख सकते हैं कि सत्तू है, आटा है, बाजरा है, ये सामान भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और हम यहाँ जो कचरा कैफ़े की ऑनर है उनसे भी बात करने की कोशिश। मैम, क्या कुछ रिस्पांस आ रहा है, कैसा लोगों का रिस्पांस? बहुत ही अच्छा रिस्पांस है और बहुत तेजी से लोग फटाफट आ रहे हैं कचरा देने, क्योंकि एक तो दिवाली का समय है और सभी अपने घर की साफ सफाई करते हैं, तो सबको लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से अपने घर से कचरा हटा के कचरा कैफे पहुँचा दें। 3 महीने का जो रिस्पांस है, अब लोगों का ज्यादा आना हुआ है फेस्टिवल के कारण तो बहुत हुआ है, लेकिन 3 महीने में मतलब जो पहले का समय है ना, उसमें भी आ रहे थे, काफी आ रहे थे। चलिए, तो कहीं ना कहीं कचरा कैफे से लोग फायदा भी उठा रहे हैं और वाकई एक अच्छी पहल है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और ये जानकारी देने के लिए, लोगों के रिएक्शन भी सुनाने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए दिवाली के समय में भी अगर आप अपने घर की साफ सफाई कर रहे हैं तो कचरा लेकर आप कचरा कैफे जा सकते हैं, जिसके बदले आपको सजावटी सामान मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।